हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 10th क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक हम डेली एक साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे, जिसका उद्देश्य है आपका अंत लास्ट के टाइम पर रिवीजन करना होगा। सारे कॉन्सेप्ट को हम देखते चलेंगे और लास्ट में हमें जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस लगाते हैं उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। देखो भाई, कॉम्बिनेशन होता है जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना ले, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी वो तो सोलर डिकम्पोजिशन हुआ करती थी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कोयले का जलना, ठीक है, कोयले का जलना क्या है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। बी क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो अब हम अगर आप बढ़े बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें, वो कह रहा है एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, दो तरह की रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। जिसपे हीट खत्म हो जाए वो एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट रिलीज हो जाए वो एक्सोथर्मिक। तो कह रहा है इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है। ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो भाई पहला और दूसरा, यानी कि डिलीशन ऑफ एसिड और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्सोथर्मिक है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होती है, हीट निकलती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है सबसे मैलिएबल मेटल कौन सी है। मैलिएबल उस मेटल को बोलते हैं, ठीक है, मैलिएबल उस मेटल को बोलते हैं जिसकी क्या बनाई जा सकती हो, जिसको जिसकी लेयर्स बनाई जा सकती हो, उसे हम मैलिएबल कहते हैं। तो जो मोस्ट मैलिएबल की बात करें तो जो सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इन ये कुछ एसिड के नाम दे रखे हैं। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको रिएक्ट कराना है मेटल के साथ, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जिंक। तो वो कह रहा है कि इसमें से क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, जब इन मेटल को, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, आयरन को, मैग्नीज को, जिंक को, इनके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो सबसे खतरनाक रिएक्शन होगी, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ, और वो कॉपर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ सबसे खतरनाक रिएक्शन होगी और कॉपर के साथ वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की है आपका N3, ठीक है, N3। तो कितने बॉन्ड है ये, इसमें है 3 बॉन्ड। अगर वो पूछता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में होते हैं 2 बॉन्ड। बात करें हम यहाँ पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो वो कह रहा है ह्यूमन हार्ट में वॉल्स होती है, तो उनका क्या काम होता है। तो ह्यूमन हार्ट की जो वॉल्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल तक लेकर जाती है। ठीक ठीक है, यानी कि इसका पहला पहला और चौथा, ठीक है, पहला और चौथा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है हिंड ब्रेन का वो पार्ट बताओ जो मेडुला के ऊपर होता है। ठीक है।
तो मेडुला के ऊपर होने वाले हिंड ब्रेन के पार्ट को बोलते हैं पोन्स। ठीक है, पोन्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वो कह रहा है एब्सिसिक एसिड जो है, ठीक है, उसका क्या काम होता है। तो प्लांट के अंदर दो तरह के आपके, ठीक है, दो तरह के आपके हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, एक वो जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं या किसी भी चीज की ग्रोथ करते हैं, और जो ग्रोथ को रोकते हैं। तो जो ग्रोथ को रोकते हैं उसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। इसकी वजह से पेड़ की जो पत्ती है वो सूखी होके क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो बी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 9 की, वो कह रहा है मियोसिस। हमने पढ़ा था, देखो भाई, अगर प्लांट से डॉटर सेल बनी और उसके उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो वो कहलाता है माइटोसिस। अगर उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है अगर वो आधे हो गए, हाफ हो गए, तो वो कहलाता है आपका मियोसिस। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस में मियोसिस का जो एंड प्रोडक्ट है सेल के अंदर, वो किस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो देखने को मिलता है आपका पोलन ग्रेन्स में। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एक गार्डन पी है, वॉलेट कलर का है, जिसमें डोमिनेंट वॉलेट कलर डोमिनेंट है व्हाइट कलर पे। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो ट्रेट क्लियरली दिख जाए, क्लियरली एक्सप्रेस हो जाए, उसको डोमिनेंट कहते हैं। और जो छिपा रह जाए उसे रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई एक डोमिनेंट ट्रेट था। ठीक है, गार्ड वॉलेट कलर डोमिनेंट था व्हाइट कलर पे। ठीक है, when parents with the violet colored flowers is crossed with the parents plant with the white flowers, the possible percentage occurrence of trait in F1 progeny would be। ठीक है, वो कह रहा है इसमें, ठीक है, क्या परसेंटेज रहेगी। तो ये रहेगा 50-50। ठीक है, क्या रहेगा, 50-50, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या रहेगा, ये 50-50 रहेगा। बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10th के बाद 11th। वो ये कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी रोड है जिसको हमने कॉनकेव मिरर के सामने रख रखा है। इफ इट्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की इमेज 20 सेंटीमीटर इसके सामने बनती है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने मिरर फॉर्मूला, जो ये कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, v होता है इमेज कितनी दूर बनी, और u होता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, f होता है फोकल लेंथ कहाँ रखी थी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है, जब इन सारी चीजों को रख देंगे, ठीक है, इन सारी चीजों को यूज कर देंगे, ठीक है, तो v की और f की वैल्यू अगर हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमें फोकल लेंथ निकल कर आ जाएगी, जो आएगी आपकी -10। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो +1 की इमेज देता है। ठीक है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो +1 की इमेज देता है। तो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि भाई जितना आपकी इमेज बनी और जितना ऑब्जेक्ट था, अगर उनको हम ऊपर नीचे रखे डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर ये 1 आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है, जो प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें मैग्निफिकेशन हमेशा -1 से, मतलब कि क्या होता है, छोटा होता है उसमें, क्योंकि इमेज उसमें हमेशा क्या बनती है, छोटी बनती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में सारी कंडीशन होती है। ठीक है, छोटा भी बनाता है, सेम साइज भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो हमेशा +1 का ही करेगा। ठीक है,
हमेशा जो +1 पे ही रहेगा, यानी कि सेम साइज का ही रहेगा, तो ऐसा होता है प्लेन मिरर। इस क्वेश्चन का आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ आयंस को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब किसी डिवाइस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और सामने वाली चीज उसको फ्लो करने से रोके, वो उसकी रजिस्टिविटी कहलाती है। और ये जो रजिस्टिविटी है वो तीन चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अच्छा, वो कह रहा है रजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो अगर हम यहाँ रजिस्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करता तो वो इन चीज पे डिपेंड करता, लेंथ पे, थिकनेस पे। ठीक है, लंबाई में तो क्या होता है, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। थिकनेस, जितना, ठीक है, जितना आपका पतला तार होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा। ठीक है, जितना मोटा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी। ठीक है, तो भाई मैग्नेट के चारों तरफ वो क्षेत्र जिसमें मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या सिचुएशंस रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सोलेनोइड की खासियत ये होती है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरी इसके अंदर सेम रहता है। ठीक है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 की। वो ये कह रहा है ट्रॉपिक लेवल। हमने ये पढ़ा था कि भाई ये हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है। इसमें जो फर्स्ट लेवल आता है उसमें आ जाते हैं आपके प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट। फिर आ जाते हैं हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी घास फूस खाने वाले। ठीक है, फिर आ जाते हैं कार्निवोर्स यानी कि मांस वगैरह खाने वाले। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके ओमनीवोर्स यानी कि सब कुछ खाने वाले। ठीक है, तो वो कह रहा है चौथे लेवल पे कौन होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हम चौथे लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो स्नेक है वो कहाँ जाएगा, इसमें से चौथे लेवल पर जाएगा इनमें से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है हमारी एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो अगर हम एक्टिविटी की इफेक्ट बताएं, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ा तो हमने वेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात तो सही है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर हम कुल्हड़ वगैरह का यूज करेंगे क्योंकि ये मिट्टी से बनते हैं, ठीक है, तो मिट्टी खराब हो जाएगी, तो बात तो ये भी सही है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हार्मफुल जो वेस्टेज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिन पर माइक्रोब्स का असर नहीं पड़ता और वो एनवायरनमेंट में ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कि जो ह्यूमन वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो एक लंबे टाइम तक बने रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी सही है। लेकिन जो बी है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, बी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। वो कह रहा है कि पैकेजिंग ने क्या करा है, कम अमाउंट का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करा है। नहीं, ये तो उल्टा हो गया। पैकेजिंग ने तो क्या कर दिया, वेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक। हमने पढ़ा था ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। आप जानते हो जो ये सब्जियां होता है इनका डिकम्पोजिशन जो होता है वो आपका एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट तो दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हमने कई डिकम्पोजिशन पढ़े थे। एक वो जो सोलर की वजह से होता है जिसको सोलर डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक वो जो बिजली की वजह से होता है जिसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और एक वो जो हीट की वजह से होता है जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की, वो ये कह रहा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो जब पौधे एक्स्ट्रा के पानी को एनवायरनमेंट के बाहर निकाल देते हैं उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन क्या करता है, पौधों के अंदर से पानी को बाहर निकाल देता है। दूसरा कह रहा है रूट का जो प्रेशर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है और वो नाइट में बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि रात को बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ए आपका सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो पानी है वो बाहर निकलता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारे घरों में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई होती है मेन सप्लाई के द्वारा, जिसमें एक लाइव वोटर होता है और एक ग्रीन वायर होता है। मतलब तीन वायर होते हैं, रेड जिसमें करंट आता है, दूसरा आपका एक होता है आपका ब्लू, ठीक है, ब्लू हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जिससे करंट वापस आता है, और तीसरा होता है ग्रीन जो न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह हो जाए, ज्यादा करंट हो जाए, तो वो कोई भी डैमेज ना हो। इसको अर्थ वायर भी कहते हैं। हमारे कंट्री में 220 वोल्ट यूज होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले वाला जो है ना वो फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि तीन वायर होते हैं आपके। ठीक है, एक रेड है जिससे करंट आता है, दूसरा ब्लैक या ब्लू जिससे करंट वापस आता है, और तीसरा ग्रीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग वायर कहते हैं। ठीक है। बात करें 20वें क्वेश्चन की, वो ये कह रहा है कि स्कैटरिंग की वजह से जो सनलाइट है, ठीक है, वो फैल जाती है और ब्लू नजर आती है। ठीक है। बात करें, चलो ये तो बात सही है। वो कह रहा है ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो 1/8 टाइम्स है रेड लाइट के। ठीक है। तो यानी कि ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसने उल्टा कर दिया है। ठीक है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ब्लू के 1/8 है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, वो ये कह रहा है इन इक्वेशन को, ठीक है, किसमें करो, इसकी ना इक्वेशन बनाओ और फिर उसको बैलेंस करो। तो हमने बैलेंस करना इसमें हमने पढ़ा था। ठीक है। तो अगर हम देखें, एल्यूमिनियम का होता है भाई एल, एल्यूमिनियम का होता है एल, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 है इसलिए हमने इसमें सी लगा दिया। और इससे जब बनेगा तो ये बनेगा AlCl3 प्लस Cu, और उसके बाद हम इसको बैलेंस कर देंगे तो 3 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी अपनी, एडजस्ट हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है जिंक ने रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप जानते हो जिंक का होता है Zn, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। ठीक है। और जब बन जाएगा तो सोडियम जिनकेट जो होता है Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये क्या हो जाएगी, इस वाले में अपनी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अलोय क्या है। ठीक है। तो अलोय क्या है, एक मिक्सिंग होती है अलोय, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो मेटल को या एक मेटल या एक नॉन मेटल को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हम उसे अलोय कहते हैं। वो कह रहा है कंपोजिशन लिखना है, सोल्डर एंड प्रॉपर्टीज फॉर वेल्डिंग। तो एक तो आपने याद रखना है जो वेल्ड वगैरह होते हैं उसमें सोल्डर यूज होता है, और वो ये कह रहा है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये Pb और Sn यानी कि लेड और टिन को मिलाकर सोल्डर बनता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होना और लेड और टिन के द्वारा इसको मिलाना, मिला के बनना। इलेक्ट्रोलाइटनिंग रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिंग का मतलब है कि जब हम बिजली छोड़ देते हैं सिल्वर के अंदर तो रिफाइन हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। तो अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे तो हमें प्योर सिल्वर मेटल मिलेगी, प्योर सिल्वर मेटल मिलेगी,
और एनोड पे हमें इम्प्योर, ये आपने याद रखना है, कैथोड पे मिल जाएगी प्योर सिल्वर मेटल और एनोड पे मिल जाएगी इम्प्योर। ठीक है। व्हाट इज एनोड मड, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। ठीक है। तो जो इनसोल्यूबल, जो पार्टिक, जो ऐसी गंदगी जो नहीं घुलेगी, ठीक है, वो एनोड के बॉटम पे बैठ जाती है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिफाइनिंग के दौरान की वेस्टेज होती है। ठीक है, रिफाइन के दौरान की ये वेस्टेज होती है। अब वो कह रहा है ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जो लंग्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भरी होती है एयर की। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, CO2 इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, इसका कारण पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एल्वियोली होती है। ठीक है। उस एल्वियोली एक बैलून की जैसी होती है, जब आप सांस लेते हो तो उसमें वो बैलून की तरह फूल जाती है। ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ज्यादा हवा को, एयर को ले पाते हैं। दूसरा, अगर हम बी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो बी क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, ठीक है, कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो घुल जाती है। ठीक है। इस वजह से वो क्या होती है, डिजोल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है, डिजोल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है, तो वो ये कह रहा है टेंड्रिल की हेल्प से बताओ कि जो पी प्लांट है वो ऊपर की साइड चढ़ जाता है। ठीक है। तो जो टेंड्रिल है ये सेंसिटिव होते हैं टच को। ठीक है। तो जैसे ही वो किसी चीज के सपोर्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो उस पे क्या होते हैं, वो रैपिडली चढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से वो क्या कर जाते हैं, या इसका एक और आंसर ये हो सकता है, ठीक है, कि होता क्या है कि जिस साइड सनलाइट होती है, ठीक है, तो पौधा उस साइड ग्रोथ करता है। ठीक है। और शैडो की साइड से वो मुड़ जाता है। ठीक है। तो एक ही कारण ये भी इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज करते हैं हम, ठीक है, तो उसका, उसकी दो लिमिटेशन बतानी है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी कि आपकी धड़कनें। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये हमारी सेल से जुड़ी हुई होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन सेल पे पहुंचती है, और हमारे यहाँ पर एक सेल होती है नर्वस टिश्यू, जो संदेश ले जाने का काम करते हैं। ये नर्वस टिश्यू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही कोई संदेश आता है एक सेल से, फिर दूसरी सेल में, फिर दूसरी सेल में, फिर दूसरी सेल में, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो वो ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यू अपना हो गया 25, यू हो गया 25, फोकल लेंथ 15 है। ठीक है। फोकल लेंथ 15 है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाना है। तो जब आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे, मैंने आपको बताया था 1/v अपॉन 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए तो 1/, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ठीक है, तो एफ की जगह आप 15 रख दोगे, यू की जगह आप 25 रख दोगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दोगे, ये कॉनकेव मिरर है, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है। तो इस 15 से पहले आप यहाँ माइनस रखोगे। ठीक है। इस 15 से पहले माइनस रखोगे। और कॉनकेव मिरर पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता है तो यू भी इसका हमेशा माइनस होता है। ठीक है। तो यू के साथ माइनस लगाओगे, एफ के साथ माइनस लगाओगे, और इसको एलसीएम लेके क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। ठीक है। बात करें हम यहाँ पर, तो वो ये कह रहा है कि आपको वो बनाना है, ट्रायंगुलर प्रिज्म वाली इमेज बनानी है। ठीक है। तो हमने एक इमेज पढ़ी थी ऐसे करके, ठीक है, जिसमें हम ये देखते थे यहाँ से एक लाइन जाती है, फिर ये यहाँ ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, फिर यहाँ इधर डॉट 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 डॉट, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे सीधी, और ये इस साइड से निकल जाती है। और इसमें की हमें
क्या कर देनी है, यहाँ पर नेमिंग दे देनी है। आप अपनी बुक से इस डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की। वो ये कह रहा है एक सोडियम कंपाउंड है, ठीक है, इसको फास्टर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन आपने बतानी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रोडक्ट का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, NaSCO3 बोलते हैं। और इसकी जो रिएक्शन है वो है NaCl प्लस H2O CO2 प्लस NH3, ठीक है। और ये NH4Cl प्लस NaSCO3 से बनता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुक से, ठीक है, जो बेकिंग सोडा वाली जो है, ठीक है, वो वाली इक्वेशन आप अच्छे से देख लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द compound mentioned in above is also ingredient of antacid y। एंटासिड ऐसे एसिड को बोलते हैं जो बेस होते हैं, मतलब एंटासिड बेस को बोलते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को न्यूलीफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस को ये क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये अल्केलाइन नेचर का होता है, ठीक है। जो आपका वॉशिंग सोडा हमने ऊपर पढ़ा था, बेकिंग सोडा सॉरी, वो अल्केलाइन नेचर का होता है। इस वजह से वो एक एंटासिड की तरह भी काम करता है, यानी कि अगर आपको एसिडिटी ज्यादा हो तो उस टाइम पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बात करें 28 की। वो ये कह रहा है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करो। और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ना इक्वेशन बताओ कि वो जो रेल के जो ट्रैक होते हैं उनको जोड़ने में क्यों यूज होता है। तो जब हायर सब्सटेंस लोअर सब्सटेंस को वहां से हटा दे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ठीक है। जब एक हायर सब्सटेंस लोअर सब्सटेंस को हटा देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने देख लिया, व्हेन अ हायर सब्सटेंस हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फिर वो कह रहा है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, जो रेल के जो ट्रैक बनते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में ना गैप दिया जाता है। वो गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि हीट वगैरह जब होती है, ठीक है, तो ये ना क्या हो जाती है, इन लेंथ हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन को क्या करो, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन को आपने क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एक इक्वेशन दे दोगे, Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम, ठीक है, ये बन जाएगा 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। ये क्या बन जाएगी, अपनी इक्वेशन बन जाएगी। अब बढ़े अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पायरोवेट क्या होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस ग्लूकोज को एनर्जी में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, पायरोवेट बोलते हैं। और ये तीन कंडीशन का होता है। एक होता है एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसमें आपकी पानी एनर्जी बनती है। दूसरा होता है एनारोबिक। एनारोबिक वो कंडीशन होती है जिसमें इथेनॉल बनता है, यीस्ट के अंदर ये बनता है, ठीक है। तीसरी होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स के अंदर होता है, और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पायरुवेट के टूटने का एंड प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। तो पायरुवेट के टूटने का जो एंड जो प्रोडक्ट है वो इथेनॉल है, CO2 है और एनर्जी है। दूसरा जो लैक ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ये कहाँ होता है, तो यीस्ट के अंदर साइटोप्लाज्म। तो एनारोबिक वाली जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, एरोबिक जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब वो कह रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो हमने पढ़ा था प्लांट के अंदर दो चीज है, एक है जाइलम
जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और एक है फ्लोम जो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो कह रहा है इस प्रोसेस को बताओ। तो होता क्या है, देखो भाई, यहाँ फूड है, फूड है पौधे की पत्तियों में, ये से नीचे भी भेजना होता है, ऊपर भी भेजना होता है। इसलिए फ्लोम के अंदर जो डायरेक्शन और जो मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर की साइड होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड ही होती है। अब वो कह रहा है जाइलम और फ्लोम में डिफरेंशिएट बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो ये कह रहा है कि डायरेक्शन बताओ सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो जो जाइलम जो है, ठीक है, जाइलम जो है वो, उसकी जो मूवमेंट होती है, पानी की जो मूवमेंट होती है, वो नीचे से ऊपर की साइड होती है। फ्लोम की दोनों साइड हो सकती है। ठीक है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर 31 में कि एक अरेंजमेंट बताओ। ठीक है, कि वो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1 वोल्ट के बराबर हो जाए और 4 वोल्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, ठीक है, तो हमने दो दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे। एक पढ़ा था सीरीज और एक पढ़ा था पैरेलल। मैंने आपको बताया था सीरीज के अंदर क्या है, पूरे सर्किट के अंदर सेम अमाउंट का करंट रहता है, वो आपका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हर डिवाइस में अलग अलग करंट जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो हमें इनको किसी भी तरीके से ऐसे जोड़ना है कि एक बार जो टोटल जो करंट है वो 1 के बराबर हो जाए। तो आप इसको किस में जोड़ दो, ठीक है, आप इसको जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से 1 अपॉन, पैरेलल में जोड़ दो, 1/2, 1/3, 1/6। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 3, 2, 1। जब आप जोड़ोगे, 3 तो 5 और एक 6 और एक 6 और एक 6, यानी कि अगर हमने तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो अपना टोटल रेजिस्टेंस 1 आ गया। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, 4 कैसे आ सकता है, ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो है ना 2, 3 और 6, तो इसको 1/3 और 1/6, इसको एलसीएम लेके जोड़ लो, एलसीएम 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और एक 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3/6। तो 3/6 1/r के बराबर है, अगर हम r निकालेंगे तो r आ गया 2। यानी कि दो को तो पैरेलल में जोड़ दिया, और जो तीसरे वाला जो 2 बच गया था वो इसमें और ऐड कर दिया। तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। बात करें अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, तो ये कह रहा है कि एक एल्यूमिनियम की रोड है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड कर रखा है। ठीक है, और इस तरीके से वो क्या है, यहाँ पर सस्पेंडेड है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, तो जो इस रूल, ये जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, वो ये कहता है अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर दो। ठीक है, तो जो आपकी जो पहली फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जो दूसरी जो फिंगर है, ठीक है, जो दूसरी जो फिंगर है वो आपकी किसको दिखाएगी, वो आपकी करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी, और जो आपका थंब है, अंगूठा है, वो किसको दिखाएगा, मोशन को दिखाएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो ये आपका कहता है। ठीक है, अब चलिए, तो जब इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को, तो वहां से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, वो कह रहा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताओ। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो भाई, जो हार्मफुल वेस्टेज है, ठीक है, वो जो हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़ी थी, तो इसमें अगर वेस्ट आया, इससे इसमें बढ़ जाएगा, इससे इसमें आ जाएगा, इसमें इससे आ जाएगा, इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 33 की, तो 33 कह रहा है कि एक एक्वेटिक फूड चेन है जिसमें ये कुछ ट्रॉपिक लेवल दिखा रखे हैं। पहला है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा जूप्लैंक्टन,
तीसरा फिजिक्स और ह्यूमन। ठीक है। तो कह रहा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का सबसे ज्यादा असर किस में आएगा और क्यों। ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिक लेवल पे जितना ऊपर है, ठीक है, उसमें ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का सबसे ज्यादा असर आएगा। तो सबसे ज्यादा असर आएगा ह्यूमन में। अब वो यहाँ पर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। वो ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है ब्राइन से। ठीक है। और वो कह रहा है कि इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो गैस निकलती है। तो इस इक्वेशन को वो आपसे बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने क्लोर एल्कली वाली जो प्रोसेस देखी थी, ठीक है, क्लोर एल्कली जो वाली जो इक्वेशन देखी थी, जिसमें सी ओ एच में क्लोरीन मिला देते हैं और उसके बाद आपका सी ए सी एल ओ टू प्लस सी ए सी एल यानी कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी, ठीक है, ये बनता है। तो वो वाली इक्वेशन को आपने यहाँ पे उतारना है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक फेरस सल्फेट वाली हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें क्या था, FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से Fe2O3 SO2 और SO3 वाली जो गैस निकलती है, वो चीज हमने जो पढ़ी थी। ठीक है। तो वही वाला यहाँ पर है। अब बढ़े अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 की बात करें, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो हम क्या करते हैं, नजदीक का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं। तो ये जो एकोमोडेशन है, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होती है। वो कह रहा है क्या होगा इमेज की डिस्टेंस पे, जब वो उसको क्या कर दिया गया, 5 मीटर से 500 मीटर बढ़ा दिया गया। और इस आंखों को जो देखने की ये कैपेसिटी है, इसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है। आंखों को इस तरीके से, कभी आप इतना ज्यादा देख लेते हो, कभी इतना कम देख पाते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है, सिलरी मसल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और ये क्या करती है, कर्वेचर को बदल देती है। ठीक है, कर्वेचर ऑफ आइस लेंस जो है ना, उसको बदल के ऐसा ये कर देती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वो ये कह रहा है एक आदमी है, वो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, उसके बीमारी का नाम बताओ। तो इस बीमारी को बोलते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। और ये आई लेंस के ज्यादा कर्वेचर के बढ़ने से या आई बॉल के बड़ा होने की वजह से ये, ठीक है, होता है। तो मायोपिया है, और इसके कारण हो गया आपका इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉनकेव, ठीक है, लेंस की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, वो कह रहा है कि अ, उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसकी वजह से जो जब लाइट के रास्ते में धूल वगैरह आती है और वो फिर फैली हुई दिखती है, तो इसको हम टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक व्यक्ति है जिसको प्रेस बायोपिया हो रखा है, और उसको चश्मे की दो लेंस उसको लगे। ठीक है। तो प्रेस बायोपिया वो होता है जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ साथ हो जाते हैं, यानी कि दूर का भी नहीं दिखता, नजदीक का भी नहीं दिखता। ठीक है। तो वो ये कह रहा है, इफ द पावर टू लेंस यूज इन स्पेक्ट, विच वन ऑफ द टू लेंसेज इज करेक्ट फॉर द डिस्टेंट विजन एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ। डिस्टेंट विजन वाला बताना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाओगे। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। तो पावर 0.5 है, डायप्चर में नापी जाती है। 1/, ठीक है, एफ की जगह रख दोगे 0.5। ठीक है। क्योंकि, हाँ, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। जब आप इसको इधर सोल्व करोगे, तो ये 1 नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1/0.5, और फोकल लेंथ आ जाएगी 2 मीटर की। ठीक है। फोकल लेंथ आ जाएगी 2 मीटर की। अब वो कह रहा है
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? ठीक है, तो वो डीएनए की फॉर्म में जाती है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या जीन्स ट्रांसफर होते हैं। वो कह रहा है डिफरेंशिएट करना है बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड लैस्मेनिया। तो हमने दो फिजन पढ़े थे, एक बाइनरी फिजन एक मल्टीपल फिजन। जब सिंगल ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन जाए उसे फिजन कहते हैं। ठीक है, और जब उसे बहुत सारे बन जाए उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, तो लैस्मेनिया के और अमीबा के फिजन में अंतर बताना है। तो अमीबा में क्या है, जो बाइनरी फिजन टेक प्लेस होता है, जबकि लैस्मेनिया में क्या होता है? ठीक है, कि लैस्मेनिया में बाइनरी फिजन होता है लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन में होता है। ठीक है, जैसे देखो ये अमीबा है। अमीबा कुछ दिन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे निकल जाती है और एक ऐसे निकल जाती है। ऐसे जो लेसमेनिया है, ठीक है, लेसमेनिया में क्या होता है, मतलब ओरिएंटेशन का अंतर है दोनों में, बाकी बाइनरी फिजन ही देखने को मिलता है। अगला कह रहा है फ्रेगमेंटेशन जो है कैन नॉट बी अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे पीसीज हुए, छोटे छोटे टुकड़े हुए और उनसे दूसरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो भाई जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाते, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोप अप नहीं कर पाते क्योंकि उसमें स्पेशलाइज सेल होती है। हर सेल का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन वहां पर क्या नहीं हो सकता, सुटेबल नहीं हो सकता। अब अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो प्लेसेंटा को डिफाइन करो। तो जब महिला के गर्भ में बच्चा होता है, तो एक ट्यूब सी होती है जो बच्चे को उस महिला से कनेक्ट करती है, और जो फूड का जो ट्रांसफर होता है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर बताओ और उसका काम बताओ। ठीक है, तो प्लेसेंटा के द्वारा ही फूड वगैरह का एक्सचेंज होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताओ। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है कि भाई कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओरल पिल्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर टी वगैरह का यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड दो हो सकते हैं जिसमें वास डेफरेंसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है और फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या, यानी कि एक कार्बन चार हाइड्रोजन ले सकता है, अगर वो पूरी हो तो उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं या एल्केन बोलते हैं। और अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ी हो कार्बन और कार्बन, वो एल्कीन। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हो तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो जब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्यूटेन बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, और उसकी दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। तो ब्यूटेन एक, दो, चार कार्बन बना दोगे आप। ऐसे आप चार कार्बन बना दोगे और इसमें 10 हाइड्रोजन जोड़ दोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे आप क्या कर दोगे, इसमें 10 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। ठीक है,
वो कह रहा है इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब है कि इनको क्या कर दो आप, आगे पीछे अरेंज कर दो। ठीक है, इनको आप क्या कर दो, आगे पीछे अरेंज कर दो। ठीक है। तो बात करें अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स बताओ। ठीक है, तो मेल के अंदर तो होते हैं ये आपके एक्स वाई, और फीमेल के अंदर होता है एक्स। वो कह रहा है एक एग्जाम्पल बताओ एनिमल्स का जहां पर सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। तो जो स्नेल्स वगैरह होते हैं उनमें जो ये सेक्स है, ठीक है, या जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें ये जो सेक्स है आपका वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। कहीं में टेम्परेचर वो करता है, और कहीं में और बहुत सारी चीजें। ठीक है। इसके अलावा कह रहा है मेल का और फीमेल का जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस बताओ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया एक्स वाई वाला। फिर अगला कह रहा है डोमेस्टिक जो सर्किट यूज होते हैं, एलईडी बल्ब यूज होते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज 220 की मिलती है, और दो फ्यूज हो रखे हैं। तो सर्किट डायग्राम आपको इसका एक बनाना है। ठीक है, इसका क्या करना है, आपने एक सर्किट डायग्राम बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक 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 को क्लोज कर देंगे, दो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसका जो सी पार्ट है उसमें क्या करना है आपने, पावर वाली रिएक्शन बनानी है। तो पावर वाली रिएक्शन मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, P पावर है, V क्या है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, और R रेजिस्टेंस। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप इसमें लगा दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक फ्यूज वाली कंडीशन बता रहा था। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो फ्यूज है वो एक लो मेल्टिंग वाली मेटल के बने होते हैं। अगर सर्किट में कुछ भी इशू होता है, ठीक है, सर्किट में कुछ भी इशू होता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ठीक है सर्किट में करंट जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर। इसी तरीके से हम और आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।